हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का, और स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 12 से, जो है मिसलेनियस। जैसा कि चैप्टर मिसलेनियस है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर, उनको मैं सिर्फ रीड कर दूंगा। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 85 है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू फूड अथॉरिटी एंड ऑब्टेन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। तो लिखा हुआ विदाउट प्रेजुडिस टू द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के फोरगोइंग प्रोविजंस को बिना प्रेजुडिस किए जो फूड अथॉरिटी होती है वो एक्सरसाइज करेगी पावर्स एंड परफॉर्म करेंगी फंक्शन इस एक्ट के, और वो बाउंड हो जाएंगी डायरेक्शन जो भी क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी के हैं, या फिर अदर देन डू, जो कि मतलब टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड नहीं है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देगी इन राइटिंग में टाइम टू टाइम, उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि जो फूड अथॉरिटी है वो शैल सो फार एज प्रैक्टिकेबल, जितना जल्द प्रैक्टिकेबल हो पाए, एक अपॉर्चुनिटी देगी अपने व्यूज वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए। इन एनी डायरेक्शन इज गिवन अंडर दिस सब सेक्शन। तो यहाँ पे जो फूड अथॉरिटी है वो जितना प्रैक्टिकल हो पाए एक अपॉर्चुनिटी देगी एक्सप्रेस करने के लिए व्यूज जो भी है, और एनी डायरेक्शन, मतलब फूड अथॉरिटी को यहाँ पे एक व्यू एक्सप्रेस करने के लिए एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जितना प्रैक्टिकल हो सके। अब कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर फूड अथॉरिटी के बीच में, वेदर अ क्वेश्चन इज और नॉट क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, या तो वो क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी का है या नहीं, तो जो डिसीजन होगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो यहाँ पे फाइनल होगा। फिर जो फूड अथॉरिटी है वो यहाँ पे फर्निश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को सच रिटर्न एंड अदर इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में टाइम टू टाइम रिक्वायर। तो जो फूड अथॉरिटी है वो यहाँ पे फर्निश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारे रिटर्न्स और अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटीज है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम उनसे मंगा रही है, वो उनको सबमिट करना पड़ेगा इस तरीके से, ये लिखा हुआ है। तो सेक्शन 86 है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दे पाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव सच डायरेक्शन एट डीम नेसेसरी, जो उनको यहाँ पे ठीक लगे वो डायरेक्शन वो देंगे। और स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉर कैरी आउट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के सारे या कुछ प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई करेगी वो डायरेक्शंस को। तो सेक्शन 87 है, मेंबर्स ऑफिसर्स एंड फूड अथॉरिटी कमिश्नर ऑफ फूड टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे जो भी मेंबर ऑफिसर फूड है फूड अथॉरिटी के, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे डीम्ड व्हेन एक्टिंग परपोर्टिंग टू एक्ट इन परसुएंस द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट में यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा आईपीसी के। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो भी मेंबर है फूड अथॉरिटी है या कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है जो भी है, तो उनको यहाँ पे क्या होगा, आईपीसी के पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, जैसे कि आईपीसी के सेक्शन नंबर 21 में बताया हुआ है आईपीसी के अकॉर्डिंग। फिर है सेक्शन 88, तो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो किसी भी तरीके की फूड प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फूड अथॉरिटी अदर बॉडी जो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है इस एक्ट में, या कोई भी ऑफिसर है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई मेंबर या अदर एम्प्लॉय है किसी अथॉरिटी का एंड बॉडीज का, और कोई भी ऑफिसर है जो अंडर दिस एक्ट काम कर रहा है, तो अगर उसने कोई भी गुड फेथ में काम किया और इंटेंडेड टू बी डन किया गुड फेथ में रूल्स रेगुलेशन में, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का सूट प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं लगेगा। मतलब उन लोगों को गुड फेथ एक्शन उनके प्रोटेक्टेड होंगे, बस सीधी सी बात है। अब सेक्शन नंबर 89 है, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ओवर ऑल अदर फूड रिलेटेड लॉज। तो जो प्रोविजंस है इस एक्ट के उनका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, मतलब यही प्रोविजंस इस एक्ट के ज्यादा माने जाएंगे। उन सारे अदर कोई प्रोविजंस किसी अदर एक्ट में कुछ लिखा होगा तो उनसे ज्यादा ये एक्ट माना जाएगा, मतलब ये एक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have ओवर राइडिंग effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any instrument having effect by virtue of any other law under this act। तो कोई भी अगर अदर लॉ है जो इफेक्ट में है उसके ऊपर भी ये ओवर राइडिंग इफेक्ट करेगा ये वाला एक्ट। सेक्शन नंबर 90 है, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी गवर्निंग वेरियस फूड रिलेटेड और ऑर्डर्स टू फूड अथॉरिटी। तो जैसे यहाँ पे ऑन और फ्रॉम डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जब भी यहाँ पे
डेट जिस दिन से ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फूड अथॉरिटी का जो भी एम्प्लॉय होगा, जो भी होल्ड कर रहा है ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज का जो भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है फूड लॉ से रिलेटेड, वो इमीडिएटली बिफोर डेट shall hold office in the food authority in the same tenure or upon same terms and conditions service including remuneration, leave, provident fund, retirement and other terminal benefits as he would have been held such office if food authority has not been established and shall continue to do so as the employee of the food authority or until the expiry of period of 6 months from the date of employee of not to employee of the food authority. तो क्या हुआ जब भी ये वाला एक्ट आया, तो उसके पहले से अगर कोई दूसरे एक्ट में कहीं भी कुछ अपॉइंटेड था फूड अथॉरिटीज वगैरह में, तो वैसे ही तरीके से अपॉइंट रहेगा, वही रेमुनरेशन, लीव, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट, अदर बेनिफिट उसको वही मिलेंगे। और फिर वो कब तक रह सकता है? अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। जब ये वाला एक्ट आ गया उसके 6 मंथ तक रह सकता है। अगर 6 मंथ के बाद वो चाहे तो ऑप्ट नॉट भी कर सकता है एज एम्प्लॉय ऑफ फूड अथॉरिटी, कि मुझे मतलब अब फूड अथॉरिटी का एम्प्लॉय नहीं हूं ना, तो वो फिर कर सकता है। मतलब 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब जैसे अगर उसने ऑप नोट टू एम्प्लॉय कर दिया तो उसके बाद 6 मंथ तक रहेगा। अब सेक्शन 91 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको रीड कर देता हूँ, बाकी पढ़ आप लोग लीजिएगा, मुझे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता ये, फिर मैं इसको रीड बस कर देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में पावर्स मतलब उसको पावर है कि वो यहाँ पे रूल्स वगैरह बना सकती है कैरी आउट करने के लिए प्रोविजन। सबसे पहला है सैलरी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस ऑफ चेयर पर्सन मेंबर्स एक्स ऑफिशियो other than ex officio members under subsection 2 in a manner subscribing oath of office secretary under subsection 3 of section 7 qualification of food safety officer under subsection 1 of section 37 manner of taking extract documents seized under subclause 8 of section 38 determination of cases for referring appropriate tribunal and time to time for such determination section under subsection 4 of section 42 qualification of food analysis under section 45 a manner of sending sample analysis and details procedure followed under subsection 1 of section 47 procedure followed in adjudicating cases under subsection 1 of section 68 qualification in terms and office of resignation and removal of presiding officer under subsection 4 of procedure and rules and powers of tribunal under subsection 5 of 70 other matters related to procedure and power of tribunal under clause subsection 2 of section 71 the fees paid for preparing an appeal to the high court under subsection 1 of section 66 the form and time of preparing budget under subsection 1 of section 81 the form and statement of account under subsection 1 of section 83 the form and time preparing annual report for food under subsection 1 of section 84 and such other matters which referred to be as the case as referred to be or may be prescribed in respect of which the provisions is made by the rules central government. अब सेक्शन 92 है पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रूल्स। यहाँ पे फूड अथॉरिटी को भी कुछ पावर्स होती है मेक रूल्स करने की, तो पढ़ लेते हैं। तो फूड अथॉरिटी है वो प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से और आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, पहले से पब्लिकेशन करके नोटिफिकेशन यहाँ पे रूल्स तो बना सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट होंगे इस एक्ट के हिसाब से। वो जो भी रूल्स बनाए जाते हैं यहाँ पे कैरी आउट करने के लिए इस प्रोविजन से इस एक्ट को, तो कौन कौन से होंगे? सैलरीज एंड अदर अलाउंस, सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड authority, rules of procedure for transaction of business under subsection 5 of section 11, other functions of central advisory committee of subsection 2 of section 12, procedure of scientific committee and panel under subsection 4 of section 15, notify standards and guidelines in relation to the articles of food meat for human consumption under subsection 2 of section 16, procedure to be followed by food authority for transaction of business at meeting under subsection 1 of section 17 making amending regulations the view origin commencing food safety or public health under clause D of subsection 2 of section 18.
limit of additives under Section 19, limit of qualities, containment, toxic substance, heavy metals, etc. under Section 20, tolerance limit of pesticides, veterinary drugs residues under Section 21, manner of making and labeling of food under Section 23, forms in which guarantee may be given under Section 4 of Section 26, the condition and guidelines related to food recall procedure under subsection 4 of Section 28, regulations related to functioning of food safety officer under subsection 5 of Section 29, notifying the registering authority in manner of registration and manner taking application for obtaining license, fees payable thereof, circumstances in which such license may be cancelled, forfeited under Section 21, respective areas in which the designated officer shall be in charge for food safety administration under subsection 1 of Section 36, procedure for getting food analyzed, detail of fees, other such subsection Section 40, function procedure to be followed by food laboratories under subsection 3 of Section 43, procedure to be followed by officials under subsection 6 of Section 47, financial regulations to be appointed by food authority drawing up budget under subsection 2 of Section 81, issue guidelines or direction for participate codex meeting and preparation of responsive codex matters. Any other matters require made specified regulation in respect of which the provisions made regulation. अब सेक्शन 93 है लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बिफोर पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं एक्ट में, उनको जैसे ही वो बन जाते हैं उनको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाता है फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज के लिए, या तो एक या एक से ज्यादा सक्सेसिव सेशन में, और इफ बिफोर द सेशन सक्सेसिव है और बिफोर एक्सपायरी ऑफ सेशन इमीडिएटली, तो उनको फॉलोइंग में क्या रखा जाएगा, सक्सेसिव सेशन में रखा जाएगा। और बोथ द हाउस जिस तरीके से जिस मॉडिफिकेशन जिस रूल्स में जिस तरीके से एग्री होंगे वो यहाँ पे फॉलो अप किया जाएगा, मतलब उसी मैंने मॉडिफाइड फॉर्म वगैरह में एप्लीकेबल होगा जिस तरीके से दोनों हाउस यहाँ पे एग्री होंगे। और जो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी विदाउट प्रेजुडिस होगी, कुछ भी एनीथिंग प्रीवियसली जो भी डन हुआ है रेगुलेशन में। अब है सेक्शन 94 जो है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। यहाँ पे सब्जेक्ट टू द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी या फूड अथॉरिटी की पावर्स थी रेगुलेशन बनाने के लिए, वैसे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रीवियस पब्लिकेशन करके अप्रूवल लेके मतलब प्रीवियस अप्रूवल फूड अथॉरिटी से लेके नोटिफिकेशन इशू कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में इस एक्ट के फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए। और ड्यूटीज जो भी असाइन की गई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, तो वो यहाँ पे इनसे रिलेटेड लॉज बना सकती हैं। तो वही सारे लॉज होंगे, हम देखते हैं पढ़ते हैं। So the particular without which is the foregoing generality of foregoing powers, such rules provide for all or any of the following matters. Other functions of Commissioner of Food Safety under Clause F of Subsection 2 of Section 30, are making a fund and manner which reward to be paid person rewarding assistance in detecting offence apprehension of offender under Section 95. Any such matter which required to be as may be prescribed in respect of which the provisions to be made by rules by state government। और जो भी रूल्स यहाँ पे बनाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको यहाँ पे रखा जाएगा एट सून एज जैसे वो बन जाता है बिफोर ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। और यहाँ पे अगर मतलब दो हाउस होते हैं लेजिस्लेचर को, जहाँ पे केवल एक ही हाउस है तो वो हाउस के पास रख देंगे। मतलब किसी किसी जगह पे दो हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, किसी किसी जगह पे एक, अगर एक ही है तो एक के पास, दो है तो दोनों के पास रखा जाएगा जब वो रूल्स बना दिए गए। अब सेक्शन नंबर 95 है रिवॉर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर कर सकती है यहाँ पे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट किसको एम्पावर करेगी, तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को, कि वो ऑर्डर करेगा यहाँ पे पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड उस पर्सन को जिसने यहाँ पे असिस्टेंस की थी डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस करने में, और जहाँ पे भी उसको एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंडर लग रहा था, मतलब उसने पकड़ने में ऑफेंडर को मदद की थी, एप्रीहेंशन ऑफ द ऑफेंडर।
और उस फंड के थ्रू दी जाएगी उस मैनर में जैसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो मतलब ये जो रिवॉर्ड दिया जाएगा किसके थ्रू दिया जाएगा, तो उस फंड और उस मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब हो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन नंबर 96 है रिकवरी ऑफ पेनल्टी। तो जो भी पेनल्टी इम्पोज की जाती है इस एक्ट में, वो अगर पेड नहीं की गई तो उसको रिकवर किया जाएगा एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो डिफॉल्टर का लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि वो पेनल्टी पे नहीं कर देता। सेक्शन नंबर 97 है रिपील एंड सेविंग। तो विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ इनेक्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल स्टैंड बी रिपील। तो जब भी यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डेट अपॉइंट कर दी इस बिहाफ में, और कोई भी ऑर्डर वगैरह जो है जो सेकंड शेड्यूल में पास किया, मतलब सेकंड शेड्यूल में उसको ऐड कर दिया, तो सेकंड शेड्यूल में जो भी चीजें हैं वो रिपील हो जाएंगी। लेकिन जो चीजें रिपील हुई है वो यहाँ पे उसको अफेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले क्या कि जो प्रीवियस ऑपरेशन इनेक्टमेंट में हो चुके हैं, कुछ ऑर्डर रिपील वगैरह जो उसके होने के पहले किया गया था, और कोई भी राइट प्रिविलेज ऑब्स्ट्रक्शन लाइबिलिटी जो भी है एक्वायर्ड एक्रूड और इनकर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग एनेक्टमेंट, तो ऑर्डर अंडर रिपील तो वो होगा। और फिर कोई भी एनी पेनल्टी फॉर फीचर और पनिशमेंट जो भी उसको इनकर की गई है, कोई भी ऑफेंस जो भी कमिट हुआ है एनेक्टमेंट ऑर्डर अंडर रिपील में, तो इन सब चीजों के ऊपर होगा नहीं। मतलब और कोई भी इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पेनल्टी फॉर फीचर और पनिशमेंट, जो मतलब पहले से कोई भी एक्ट में कुछ हो चुका है उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, तो उतना ही बताना चाहता है। और जो इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी जो इंस्टीट्यूट हो गई वो कंटिन्यू इन्फोर्स में रहेगी। मतलब अभी भी अगर कोई चीज पुराने एक्ट के पहले से जब चल रही थी वो चालू हो गई थी तो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, जैसे कि ये एक्ट अभी पास ही ना हुआ हो। फिर लिखा हुआ इफ देयर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन एनी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्ट। और कोई अदर लॉ अगर किसी स्टेट में है जो करस्पॉन्ड है इस एक्ट से, तो जस्ट सेम शैल बी अपॉन कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये जैसे ही वाला एक्ट, मतलब अगर कोई एक्ट है पहले से किसी स्टेट में था करस्पॉन्डिंग था, मतलब एक्ट के जैसे ही था, तो जैसे ही वाला एक्ट आया उसके बाद वो एक्ट क्या होगा, रिपील हो जाएगा, स्टैंड रिपील हो जाएगा। और जो भी प्रोविजंस होंगे सेक्शन 6 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे इफ द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट एक्ट हैज बीन रिपील। जैसा कि उसको ऐसा समझाएगा कि जो स्टेट एक्ट था वो रिपील हो गया है। फिर नॉट स्टैंडिंग उस रिपील के बाद भी जो ऑर्डर लाइसेंस वगैरह इशू किए गए थे उस एनेक्टमेंट में, उस ऑर्डर में, वो इनफोर्स में रहेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट होने के बाद इस एक्ट के भी, और शैल कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि या तो वो एक्सपायरी नहीं हो जाए ऑल पर्पसेस के लिए जिसके लिए वो उस एक्ट में इशू किए गए थे, या फिर इशूड अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर इस एक्ट के अंदर वो प्रोविजंस में जो है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो इशू नहीं हो गए हो। उसके बाद है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम फोर्स। से फर्क नहीं पड़ता किसी अदर लॉ में क्या लिखा हो, टाइम बिंग फोर्स में कोई भी कोड जो है वो यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफेंस का अंडर रिपील्ड एक्ट में। और जो भी ऑर्डर्स हुए हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो कोई भी कोर्ट जो है वो उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब वो पुराना एक्ट था उसके बाद ये नया एक्ट आने के 3 साल हो चुके हैं, उस पुराने एक्ट के एक्ट और ऑर्डर्स और जो भी ऑफेंसेस वगैरह कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेक्शन नंबर 98 है ट्रांसिटरी प्रोविजन फॉर फूड स्टैंडर्ड। तो नॉट स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द इनेक्टमेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिपील ऑफ इनेक्टमेंट में क्या हुआ। जो भी ऑर्डर्स हैं जो भी स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल में, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स और अदर प्रोविजंस ऑफ एक्ट हैं, रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं, और जो भी ऑर्डर रजिस्टर्ड हुए हैं यहाँ पे शेड्यूल में, वो कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स रहेंगे एंड ऑपरेट टिल द न्यू स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड, जब तक कि नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हो। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी पुराने एक्ट के प्रोविजंस है वो यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह जो सेकंड शेड्यूल के पहले थे, मतलब सेकंड शेड्यूल में आने के बाद तो वो रिपील हो गए, तो जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह था प्रोविजंस थे पुराने एक्ट के वो भी यहाँ पे रहेंगे, शैल कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स, जब तक कि यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो जाते नए स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड जो भी है इस एक्ट में, रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए गए हैं। मतलब जब तक यहाँ पे नए एक्ट के जो रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होते तब तक क्या होगा, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल रहेंगे पुराने एक्ट के जो रिपील हो चुके हैं। So provided that लिखा हुआ anything done or any action taken under enactment and orders under repeal act shall deem to be done under or taken under corresponding provisions of this act। तो अगर पुराने एक्ट में कोई भी चीज की गई थी तो वैसे समझा जाएगा कि
करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग की गई और वो कंटिन्यू इन फोर्स रहेगी जब तक कि सस्पेंड नहीं कर दिया जाए इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस चीज को, जब तक इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसका एक्शन नहीं ले लिया जाए। अब सेक्शन नंबर 99 है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर ऑर्डर 1992 शैल डीम टू बी द रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। तो जो भी यहाँ पे ऑन और फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब भी यहाँ पे ये वाला एक्ट कमेंस हुआ तो जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 का था और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का था, शैल डीम टू बी मिल्क ऑर्डर प्रोडक्ट्स रेगुलेशन इशूड अंडर। तो ये चीजें यहाँ पे इशू की गई थी ना, मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 का एसेंशियल कमोडिटीज को उसको यहाँ पे डीम मान लेगी कि वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इशू की गई है, मतलब इशूड बाय द फूड अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट ऐसा मान लिया जाएगा। और जो फूड अथॉरिटी है वो विद प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और आफ्टर पब्लिकेशन नोटिफाई करके अमेंड कर सकती है रेगुलेशन जो भी स्पेसिफाइड है सब सेक्शन में, जो कि कैरी आउट करने काम आएगी पर्पस ऑफ दिस एक्ट को। तो यहाँ पे फूड अथॉरिटी जो है वो प्रीवियस अप्रूवल लेगी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे अमेंड कर सकती है रेगुलेशन जो भी उनको काम आएंगे यहाँ पे फॉलो करने के लिए पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब सेक्शन नंबर 100 है अमेंडमेंट टू इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट। तो यहाँ पे अमेंडमेंट किस तरीके से होगा इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट का, फीडिंग बॉटल्स का और इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992 का। तो एज फ्रॉम द नोटिफाइड डे, जैसे नोटिफाइड डे है प्रोविजन जो है इन्फेंट मिल्क सब्सिट्यूट्स और फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1992 का जो है वो उसको प्रिंसिपल एक्ट जो बोलेंगे आगे इसके चल के, वो सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग अमेंडमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का है उसको यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 मान लेंगे। तो सेक्शन नंबर 12 था प्रिंसिपल एक्ट, फूड इंस्पेक्टर जो अपॉइंट होते थे सेक्शन 9 में फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में, उनको यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर मान लिया जाएगा, जो कि अपॉइंट हुए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में। मतलब जो पहले से जो चीजें हुई थी उनको क्या है कि जैसे उधर पे इंस्पेक्टर अपॉइंट होता था तो उसमें यहाँ पे क्या कर देंगे उसको कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बोल देंगे, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पे चेंज किया जाएगा। जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था उसकी जगह पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 मानेंगे। और जो भी किसी प्रिंसिपल एक्ट में जहाँ पे फूड इंस्पेक्टर वर्ड था उसको यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर मान लेंगे। और सेक्शन 21 जो प्रिंसिपल एक्ट का सब सेक्शन 1 था उसमें जो क्लॉज ए में क्या मान लेंगे, डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 42 में दिया हुआ है सी एक्ट, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। अब पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, तो यहाँ पे अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है एक्ट के प्रोविजंस को यहाँ पे इफेक्ट देने में, गिविंग इफेक्ट करने में, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट देने में यहाँ पे अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पब्लिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे मेक सच प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है सेट के प्रोविजंस के, जो कि उनको नेसेसरी लगता है रिमूव करने के लिए डिफिकल्टी। लेकिन प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जब भी अगर उनको चेंजेस करना थे तो जब 3 साल के अंदर ही करना थे जब ये एक्ट कमेंसमेंट में आया। और जो भी ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पे बनाए गए जाएंगे इस सेक्शन में वो उनको यहाँ पे जैसे ही उनको बनाया जाता है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा। तो बस आज हमारा ये एक्ट भी कंप्लीट हो गया।